टीवी, आपकी आवाज। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए इंडिया टीवी की नॉन स्टॉप मुहिम का बड़ा असर हुआ है। हाथरस प्रशासन ने आखिरकार पीड़िता के गांव पर लगा पहरा हटा लिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस आखिरकार झुक गई है। 14 सितंबर से लेकर आज तक पुलिस हाथरस की बेटी को इंसाफ की राह में रोड़ा बनकर खड़ी हुई थी। इस दौरान पुलिस ने हर दिन नई नई थ्योरीज दी, कहानी गढ़ी गई। पुलिस की पूरी कोशिश थी कि इंसाफ की लड़ाई को कमजोर कर दिया जाए। पहले इलाज में लापरवाही बरती, फिर सच सामने ना आए इसके लिए आधी रात चिता जला दी, और जब मीडिया ने बात करने की कोशिश की तो पहरे लगाने की किस तरीके से कोशिश हुई, मीडिया की आवाज को कैसे दबाने की कोशिश हुई, वो पूरे देश ने देखा। हमारे संवाददाताओं को गांव में घुसने से रोका गया, यहां तक कि उन पर हमला तक हुआ। लेकिन आज उत्तर प्रदेश पुलिस को झुकना पड़ा। आज इंडिया टीवी पीड़ित के परिवार से मिला। ये 3 तस्वीर आप देख रहे हैं। इंडिया टीवी पीड़ित के परिवार तक पहुंचा। इंडिया टीवी की मुहिम का असर हुआ। आप सुनिए एक एक करके पीड़ित परिवार का क्या कहना है। लेकिन ये पूरी दास्तां सुनने से पहले आप ये संघर्ष की कहानी भी देखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस पहरे में रखे हुए थी। ये पहरा था या निगरानी था, ये निगरानी थी, ये कहना मुश्किल है। हाथरस से पुलिस का पहरा हटा, मीडिया को पीड़ित परिवार से बात करने की इजाजत मिली तो इंडिया टीवी संवाददाता दीक्षा पांडे ने पीड़िता के पिता से बात की। इस दौरान उन्होंने अपना पूरा दर्द बयां किया, अपना पूरा गम हमसे साझा किया। पीड़िता के पिता ने बताया कि कैसे पहले आरोपियों ने उनकी बेटी के साथ दरिंदगी की और फिर हिंदू रीति रिवाजों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने अपनी मन मर्जी से शव को जला दिया। पिता का यह भी कहना है कि पता नहीं बेटी का ही शव जलाया या किसी और का। बेटी के साथ हैवानियत और मौत से गमज़दा पिता का कहना है कि उन्हें जाति बिरादरी से कोई मतलब नहीं है, बल्कि उनकी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। पिछले कई दिनों से पीड़ित परिवार लगातार एक मानसिक दबाव में जी रहा है, एक डर में जी रहा है, एक भय में जी रहा है। इस वक्त पिता हमारे साथ हैं। गांव में धारा 144 लागू है। काका, मैं आपसे जानना चाहूँगी, पिछले कुछ दिनों में आप किस तरह की जो स्थिति है उसका सामना कर रहे हैं, किस तरह के हालात हैं, किस तरह का दबाव आप झेल रहे हैं? सर ऐसा गांव को तो दबाव होती है पूरी, क्या कहते हैं, किस तरह का दबाव है बताइए उसके बाद। अब ठाकुर लोग हैं, अब हम लोग गरीब आदमी हैं। अब ये मान लो कि क्या कहते हैं, अब हमारी 2 एक आध बाखर है, न इतने आदमी है हमारे पास, न कुछ है ना। तो आदमी तो मतलब दबाव तो महसूस करते हो जा चीज़ को। और मतलब हमें तो क्या कहते वो जब दिल्ली तक आ गए तो वो बॉडी लेके आए, बॉडी का हम तो मैं और मेरे बेटा अकेले ही आए। वहाँ दिल्ली पुलिस की गाड़ी आई हमारे साथ में। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी संघ थे और ड्राइवर थे और 2 जने और। तो न तो हमें मतलब हमारी बेटी को दिखाया उन लोगों ने, और ना ही क्या कहते हमारे वहाँ जब मट्टी लगी ना तो वहाँ भी हमें नहीं क्या कहते बुलाया, है ना। अब इन लोगों ने जाने क्या करो है, ये तो ये लोग ही जाने। हाँ, तो रास्ता में क्या कहते वो लोगों ने क्या कहते हैं हमारे घर के ने रोकने की कोशिश करी कि हमारी बेटी को कम से कम ना तो हमें मुख दिखाया जाए या हमारी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उसका संस्कार करा जाए। तो वो सब उन लोगों ने कुछ भी नहीं करन दो। तो हमें कम से कम जी तो मालूम पड़ेगा हमारी बेटी को सब जलाया हुआ है या और कोई है ना, तो ये तो हमें कुछ मालूम भी नहीं है। एक दर्द जो है परिवार में, माँ बाप के दिल में रह गया है कि अपनी क्योंकि बेटियां जो हैं वो माँ बाप के बहुत दिल के करीब होती हैं। उनका एक सपना होता है कि बेटी को कैसे विदा करना है। हाँ। लेकिन आपकी बेटी तो उसको तो उसका कोई संस्कार हुआ नहीं, उसके तो शरीर को सिर्फ जला दिया गया। अब मालूम ना है कि क्या कहते वो जाने कौन सी, हमें तो मुख कोई दिखाया ना है, ना हमारे सुपुर्द करो उन लोगों ने। हमारे परिवारजन भी सोच रहे थे कि लाओ चलो लास्ट समय तो कम से कम उनको मुख्य यात्रा है जावेगी, पर वो भी चीज नहीं सामने आई। परिवार गिड़गिड़ाता रहा। हाँ। उनसे विनती करता रहा, लेकिन उन्होंने बेटी की का जो शरीर था उसे परिवार को नहीं सौंपा उन्होंने। ना उन लोगों ने बिल्कुल ना कहा था, अपनी मनमानी से उन लोगों ने जला दिया। जाने कैसे जलाया हो ये भी हमें नहीं मालूम है। बेटी के शरीर के साथ बिल्कुल वैसा व्यवहार किया गया जैसे किसी एक लावारिश। हाँ, शरीर के साथ चलते बिल्कुल लावारिश की तरह। अब देखो वहाँ भी क्या कहते हैं उसके साथ में दरिंदगी है
और उसके बाद में यहाँ भी हमें कहा कि तो कोई वो ना मिलो कि कम से कम लास्ट समय पे तो कम से कम बेटी से कम से कम मुख्य यात्रा है जाए अपने मतलब हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। उन लोगों ने हमने कही कि ज़्यादा ना है 4-5 बजे तक को थोड़ा 2 घंटा को टाइम दे दें, तो उन लोगों ने एक भी बात नहीं मानी हमारी। काका 14 सितंबर को ये घटना हुई थी, उसके बाद अब लोग लगातार भाग दौड़ करते रहे कि कैसे भी बिटिया की जान जो है वो बच जाए, वो ज़्यादा सांसें ले सके, वो अपनी ज़िंदगी को जी सके। हालांकि उसके बड़े सपने नहीं थे जैसा कि आप लोग हमेशा बताते रहे, लेकिन वो एक ज़िंदगी जो है अपने माँ बाप के साथ, परिवार के साथ अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हाँ, वो अपने हम लोगों के साथ में अच्छी ज़िंदगी जीना चाह रही थी, पर जी मान लो तो दरिंदगी हमारे संग में ऐसी हुई है कि हम उसको बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब क्या बोलें, कुछ बोला नहीं जाता है। बिटिया की याद आती है आपको? ज़रूर आती है, मेरी लास्ट बेटी। अब जी मान लो कि इतनी मतलब मेहनती कि जब कोई ठिकाना ना है, मैं उनसे क्या बोलूँ। अब जी मान लो अंदर से आवाज़ बिल्कुल ना निकल पा रही है। एक तो बेटी के जाने का दर्द भी आप लोगों को है, लेकिन एक अलग जो दबाव है पुलिस का, वो आप लोगों पर है, प्रशासन का दबाव है। किस तरह की मुश्किल आप लोग यहाँ पर घर पर झेल रहे हैं? तो मुश्किल तो अब झेल ही रही है। अब जी मान लो को सबसे ज़्यादा परेशानी है, और हम लोग क्या कहते हैं इतनी परेशानी में कि बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, अब जाते ज़्यादा कष्ट और क्या है सके तो आदमी को, संकट की घड़ी है जी मान लो। अरे बहुत तकलीफ है बेटी की, बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, अब हमसे बोला भी नहीं जा रहा है। अब मेरी आपसे कुछ सवाल और काका, मैं आपसे ज़्यादा मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। जैसे कि ऐसा बता रहे हैं, पीड़िता के भाई ने भी ये साझा किया है कि लगातार पैसे लेकर मामले को रफा दफा करने का दबाव बनाया जा रहा है। क्या बात है, क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लोग आपसे ही बात करने यहाँ पर पहुँच रहे हैं, असली बात क्या है, आप ज़रा इस बारे में बताइए। असली बात ये है कि हम लोग यहाँ से जैसे कि क्या कहते हैं वो अधिकारी लोग हैं, और हम लोगों ने तो मालूम ना है, अब कम पढ़े लिखे लोग हैं तो हैं। हाँ, तो कम पढ़े लिखे हुए हमें तो जैसे जो मतलब इतनी कोई जानकारी ना आती, तो हमें जो अधिकारी वो लेके यहाँ से बोल के गए कि चलो। इंडिया टीवी पिछले 3 दिन से पीड़ित के गांव के बाहर डेरा डालकर खड़ा था। आज जब पुलिस झुकी तो हमारी टीम गांव के अंदर दाखिल हुई और सीधे पीड़िता के घर पहुंची। पीड़ित परिवार ने हमारे कैमरे पर पुलिस या जुल्म की पूरी दास्तां बयां की। हमारे 5 रिपोर्टर्स ने पूरे पीड़ित परिवार से बात की। हमने पीड़िता की मां, भाभी, बुआ, भाई और बहन से 14 सितंबर को हुई दरिंदगी से लेकर हाथरस के डीएम की धमकी का पूरा सच जाना। पीड़िता के परिवार में इस वक्त किस तरह का माहौल है, वो आपको ये तस्वीर देखकर हम बता रहे हैं कि किस तरह पीड़िता का परिवार, पीड़िता की भाभी है ये हमारे साथ, और इतना परेशान किया है पुलिस ने, इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया है कि वो लोग खुद अपना होश तक खो बैठे हैं। इतनी बेआरामी हो गई है क्योंकि पुलिस घर में पहरा बनाकर बैठी हुई है। आप पीड़िता की भाभी हैं, पिछले 2 दिनों में क्या हुआ आप लोगों के साथ? पुलिस यहाँ पर आ रही थी, 2 दिन से आप लोगों को बंद करके रखा है, क्या हुआ था 2 दिनों में? ज़्यादा ज़बरदस्ती हम लोगों ने की है, तब ये लोग हटे। न दरवाजे पे, घर में, छत पे, आंगन में, हर जगह यही लोग बैठे। देख देख के घबराहट सी होने लगी है। अब ये लोग, इन लोगों को अचानक कैसे आप लोगों को आना दिया, ये सब इनकी कोई चाल है मैम, ये इनकी कोई चाल है। हम आप लोगों की मदद के लिए आए, हम पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पर बने हुए हैं, आप लोगों की मदद के लिए हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों में क्या कहती थी पुलिस यहाँ पर आकर? पिछले 2 दिनों में क्या कर रही थी? डीएम साहब ने बोला बार बार बयानबाजी बदल रहे, ऐसे चिल्ला के ऊपर आ रहे, हम लोगों को कुछ मुंह से बोलने नहीं दिया जा रहा। जब हम कुछ बोलना चाह रहे तो बोलने नहीं दे रहे ये लोग। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? अब हम आपके सामने हैं, आपकी आवाज़ सबको, सब हर कोई, पूरी दुनिया सुन रही है, आप बोलिए क्या? ये उनसे धमका के आपने ये फोन, क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए। मैम, हम लोगों ने कहा कि जब हम लोग मीडिया वाले से सच बोल रहे तो तुम लोग बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा, धमका क्यों रहे हो? तो हमसे चिल्ला के बोल रहे कि तुम ये
ये तुम बार बार बयान बदल रहे हो, ये तुम उल्टा फंसोगे, ये केस उल्टा होगा। तुम अब क्या उल्टा करेंगे? आप लोगों को फंसाएंगे? हम लोगों को फंसाएंगे, कहेंगे अब फिर तुम्हारी कोई मदद नहीं यहाँ करने आएगा, ये टीम भी दूसरी जगह भेज दी जाएगी, यहाँ कोई भी नहीं आएगा। पापा को धमका रहे थे। क्या धमकी? वो बोल रहे थे अरे 25 लाख इतने पैसे मिल रहे हैं, घर मकान मिल रहा है, तो ये सब क्या काम है? अगर कोरोना से लड़की में मर जाती तो क्या तुम्हें मुआवजा मिल जाता? तो हमें दीदी की बॉडी बेचनी नहीं है, उन लोगों ने खरीद ली होगी, मगर हमें कोई इसमें लालच नहीं हो, पैसे नहीं चाहिए, घर मकान नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। सिर्फ इंसाफ चाहिए, घर मकान नहीं चाहिए। अपनी बेटे का शरीर, उसकी डेड बॉडी उन्होंने बेची नहीं है। जरा सोचिए क्या दर्द है इस पीड़ित परिवार का। पीड़ित परिवार की सबसे बड़ी नाराजगी उनकी मर्जी के बगैर शव को जलाने को लेकर है। पीड़ित के भाई ने इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू से बातचीत में कहा कि इस प्रशासन को इस बात का जवाब देना ही पड़ेगा कि उसकी बहन को पेट्रोल डालकर क्यों जलाया। पीड़ित के भाई ने डीएम पर भी कार्रवाई की मांग की है। हाथरस की निर्भया का भाई हमारे साथ है और पूरी आप बीती बताने को तैयार है। ये बताइए क्या हुआ जिस तरीके से 3-4 दिनों तक किलेबंदी की गई थी, आप लोगों को घरों में बंद कर दिया गया। हम लोगों ने देखा ही होगा कि जिस प्रकार से एसआईटी टीम वाले तो सिर्फ हमसे बयान लेने आए थे, उन्होंने पूछताछ की हमसे कि क्या हुआ था, क्या घटना थी, कैसे बॉडी को जलाया, हमने सब कुछ बता दिया। उनके जाने के बाद तुरंत डीएम साहब आते हैं अपनी गाड़ी लेके, अपनी फोर्स लेके, एसपी साहब आते हैं। तो उनसे हमने सवाल जवाब किए तो बॉडी क्यों जला दी, तो उन्होंने बोला कि आप लोगों को पोस्टमार्टम का मतलब पता है। सर फोड़ते हैं, पेट से ऐसे फाड़ देते हैं, ऐसे उल्टे सीधे मतलब बातें कर रहे थे कि चिथड़े उड़ गए थे बॉडी के, आप देख नहीं पाते, 4 दिन तक खाना नहीं खा पाते, रोटी नहीं खा पाते। मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि हम 20 दिन तक खाना नहीं खा पाते। मगर ये बताइए कोई फौजी शहीद हो जाता है तो उसे भी तो उसकी बॉडी सौंपी जाती है उनके घर वालों को। हमारी बहन के साथ 2 बार अत्याचार हुआ, एक बार जब खेत में, दूसरी बार इन्होंने पेट्रोल डाल के जला दिया, जबकि उन्होंने घी डाल के पूरी रीतो रिवाज के हिसाब से जलाना चाहिए। तो उनके साथ इतना बड़ा जुर्म क्यों किया गया हर बार, दोनों बार? ये जो आरोपी जब पीड़िता के साथ जो है वारदात कर रहे थे, दरिंदगी कर रहे थे, तो कौन सा खेत था? इधर की तरफ खेत था? कहाँ था? इधर नहीं था खेत, इस साइड रोड के साइड में था। अच्छा, इधर की तरफ है। जी इस साइड 2 खेत थे, दोनों खेतों में बाजरा था। अगल बगल मम्मी काफी दूर थी, तो उन्होंने साफ साफ बोला कि उनकी लड़की उन्हें बिना कपड़ों के मिली, उन्होंने पल्लू डाला है, कपड़े पहना है। तो इन सब बातों से इन्हें यकीन नहीं होता उनके साथ क्या हुआ होगा। हाँ। अच्छा, ये बताइए किस तरीके का दबाव डाला जा रहा था जब तक मीडिया कर्मी बाहर थे, हम लोग बाहर थे, हालांकि हम लोग फोन पर बात करने की कोशिश कई बार की, तो किस तरीके का दबाव डाला जा रहा था डीएम की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से या पुलिस की तरफ से? आपने सुना ही होगा, डीएम जी बोल रहे थे ऐसे बयान मत बदलिए आप, बार बार ऐसे हम बदल गए तो आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मीडिया आज है कल चली जाएगी, इनका भरोसा मत करिए, हम ही आपका साथ देंगे। ऐसे सब उल्टा सीधा भड़का रहे थे हमें। पापा को बोल रहे थे, पापा को मैं बता दूं, वो लोग कभी बड़े अधिकारियों के साथ नहीं बैठे, उनके सामने सीधे ले जाके मुआवजे का प्रस्ताव रख दिया, साइन करवा लिए उनसे और बात करवा दी सीएम साहब की उनसे। यही सब बातें जो है। इतने दिनों तक आप किलेबंदी में थे, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, क्या मन और दिमाग पे दिल पे जो है बीत रही थी? यही बीत रही थी कि यहाँ सब पुलिस भरी हुई थी, इस छत पे पूरे पे पुलिस भरी हुई थी, यहाँ से वहाँ तक। हाँ। चारों तरफ, यहाँ से इधर भी पुलिस वाले थे, गली में पूरी गली भरी हुई थी। हाँ। कल हमने काफी रिक्वेस्ट किया उनसे कि हाथ जोड़े हैं उनके कि पुलिस आप जाइए, हमें खाना पीना बनाने दें, हमारे घर पे ऐसे ना रहे। तब वो लोग थोड़ा उन्हें शर्म आई है तो वो लोग बाहर गए। उन्होंने बोला वैसे हम डीएम साहब के ऑर्डर का पालन कर रहे हैं। हाँ। हमें कोई मतलब यहाँ पे आने का वैसा उद्देश्य नहीं है। मगर हम बता दें हमारे घर में काफी महिलाएं हैं इस टाइम पे, तो शर्म तो सबको लगती है। सब ऐसे पुलिस वाले घूमेंगे चारों तरफ, खाना पीना बनाना है, खाना है, हमें कुछ बात भी करनी होती है तो एक कोना ढूंढना पड़ता है आपस में बात करने के लिए। कितने पुलिस वालों की तैनाती? काफी थे,
होंगे 100-150। 150 पुलिस वाले घर पर ही मौजूद? घर पे नहीं, बाहर जो वहाँ से लेके वहाँ तक बाहर ये सब भरा हुआ था ना, गैलरी वगैरह। अच्छा ये बताइए किस तरीके का इंसाफ चाहते हैं? हालांकि मुआवजे की सरकार ने बात कर दी, एसपी के ऊपर कार्रवाई की है, पुलिस वालों पर कार्रवाई की है, तो अब किस तरह की आप जो है इंसाफ की मांग कर रहे हैं? डीएम साहब का क्या, एसडीएम साहब का क्या, ये लोग आके इतनी बदतमीजी कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने चला सस्पेंशन चाहते हैं, उनका क्या चाहते हैं? सस्पेंशन कब तक? इन्हें फिर नौकरी पे रख लिया जाएगा, हो जाता ना, बार बार नौकरी पे आ जाते हैं लोग, तो फिर अपने पद का फायदा उठाएंगे, फिर किसी घर पे जाके दबाव बनाएंगे। कर सकते हैं, जब यहाँ आके कर सकते हैं तो क्यों नहीं। और दूसरी बात, हमारे जो सवाल है, जो बॉडी जलाई थी वो दीदी की थी, इस बात का प्रूफ दें। और दूसरी एक बात ये, वो बॉडी को ऐसे पेट्रोल डाल के क्यों फूंक दिया, इस सब सवालों के जब तक जवाब नहीं मिलेंगे तब तक हमें कोई भरोसा नहीं है, किसी पे भी भरोसा नहीं। कितनी दुख की बात है, जीते जी पीड़िता को इंसाफ नहीं मिला और मौत के बाद उसके शरीर को भी पेट्रोल डालकर जला दिया। हाथरस पर पॉलिटिक्स भी अब हाई है। राहुल गांधी आज फिर हाथरस कूच करने वाले हैं। राहुल की सियासत पर स्मृति ईरानी ने कैसे किया वार, ये आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद।